नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है, उसी पर्यावरण अध्ययन की हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है। प्यारे बच्चों, उस 1000 प्रश्न की सीरीज में आज उसका यह दूसरा पार्ट है। यानी कि आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 101 से लेकर 200 तक के प्रश्नों के बारे में। यानी कि इस क्लास के अंदर आप लोगों को टोटली 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। और यह वह प्रश्न है प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है सीधे सीधे आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, पैलिसैड। तो ऐसे ही बहुत ही शानदार प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास के अंदर। यह जो क्लास है प्यारे बच्चों, यह लेवल फर्स्ट के लिए है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन है वो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आप सभी बच्चे जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इसको देखिएगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो पिछली क्लास देखी है उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लाया गया है। और सेकंड ही नहीं, ये वहां तक चलने वाली है जब तक हमारे पूरे 1000 प्रश्न पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न के साथ। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? मतलब जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नहीं है वह विधि कौन सी है? तो वह विधि जैसे कि ऑप्शन में है वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई। तो एक तरीके से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संरक्षण की विधि है, वृहद पौधारोपण यानी पौधे को रोपना भी एक तरीके से संरक्षण की विधि है, जलाशयों की सफाई करना भी है। लेकिन वनों को काटना एक तरीके से देखा जाए तो यह पर्यावरण का संरक्षण नहीं है, बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली विधि है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय का मतलब जो होता है कि जिसे एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दूसरी बार उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो कहीं ना कहीं आपकी कहलाती है क्या? अनवीकरणीय। यहां पर देखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन में है जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है जल, सौर और पवन, इन सभी ऊर्जाओं को हम एक बार खत्म होने के बाद दूसरी बार वापस से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी की सारी क्या है? नवीकरणीय है। और जो अनवीकरणीय के अंतर्गत आता है वो है जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीवाश्म ईंधन वो ईंधन है जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए, अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। घास की पीठ पर जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो लॉजिकली हैं और वाकई में एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 104वां, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? क्योंकि एक बार उस पानी को उबाल लिया जाता है तो उससे खनिज या लवण की जो मात्रा होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए वो जल कैसा हो जाता है? खनिज रहित हो जाता है, इसलिए वह मर जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बोला है इसमें टोटली आपको 101 से लेकर 200 तक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो पूरी क्लास को देखिएगा और बहुत ही शानदार जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? यानी कि पेड़ पौधे भी उस चीज को अपनाते हैं और जीव जंतु भी उस चीज को अपनाते हैं, वहां कौन सा युग्म है? तो वृद्धि और भोजन, प्रजनन और भोजन, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वृद्धि और प्रजनन। क्या है? वृद्धि और प्रजनन। जीव जंतु और कहीं ना कहीं पेड़ पौधे दोनों की बात करें तो पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, और जीव जंतु भी वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन। क्योंकि एक तरीके से जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं क्या है? अपने आप में विकास करना। तो उसी विकास की एक भूमिका में प्रजनन बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलिए अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, या केवल हरे रंग में देखते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने है कि जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक, जैसे उल्लू हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गए, ये केवल रात में जागने वाले जानवर। तो ये जो भी वस्तु को देखते हैं वो किस रूप में देखते हैं, तो ये जिस भी वस्तु को देखते हैं प्यारे बच्चों, ये केवल काली और सफेद ही देखते हैं। क्या देखते हैं? केवल काली और सफेद। चलिए अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। यानी कि आप सभी बच्चों ने पुष्प को देखा होगा, ठीक। अब पुष्प में बहुत सारी क्या होती है, ऐसी संरचना इस टाइप से पाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर यदि देखा जाता है तो ऐसा कहा गया है कि जो एक तरीके से पतली पाउडर जैसी जो संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे, परागकोश कहेंगे, मूलांकुर कहेंगे, पराग कहेंगे। प्यारे बच्चों जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उन्हें कहा जाता है क्या? पराग। ध्यान रखना क्या कहा जाएगा? पराग। चलिए अगला प्रश्न है 108वां, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वहां पौधा पाया जाता है। मतलब एक तरीके से ये ऐसा पौधा जो मेंढक को और कहीं ना कहीं चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को वो खा सकता है, ठीक, और कहीं ना कहीं अपने अंदर फंसा कर उनको खाता है। तो ये कहां पर पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो भारत में जहां पर ये पौधा पाया जाता है बच्चों वो है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय के बारे में आप लोगों को पता है, जिसे हम बोलते हैं मेघ प्लस आलय, यानी कि बादलों का घर। और ये जो बादलों का घर है यहीं पर भारत में सर्वाधिक क्या होती है बच्चों? बारिश होती है। और भारत ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मासिनराम नामक स्थान पर होती है, जो कि कहां पर पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, दूसरा ऑप्शन है चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो ये जहां पर स्थित है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये है चंदौली। कहां पर पड़ता है? किस जनपद में? चंदौली जनपद में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यानी कि जो वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए जो ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, जो उसी के लिए कार्य करती है, वह संस्था कौन सी है? तो UNFPA, UNDP, यूनेस्को, WHO। प्यारे बच्चों जो वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए जो उत्तरदायी है वो है UNDP। कौन सी है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। WHO की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम यूनेस्को की बात करें प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में होती है, ठीक। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है बच्चों? तो यह होती है 1948 में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रि में चलता है, या शाकाहारी है, या बच्चे देता है? यानी कि उड़ता है, रात्रिचर है, बच्चे देता है। तो स्तनधारी इसलिए है क्योंकि वो क्या देता है बच्चों? चमगादड़ बच्चे देता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीव जंतु है उनके व्यवहार का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है बच्चों उसे क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं, नियोलॉजी कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं, डेमोलॉजी कहते हैं। तो जीवों के व्यवहार के अध्ययन को बच्चों कहा जाता है इथोलॉजी। क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में है गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों जो कि कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है, यानी कि जो वन को लेकर एक अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, कि जो पारंपरिक रूप में से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों को क्या देना? मान्यता देना। जैसे कि कुछ समुदाय के लोग होते हैं जो केवल जंगलों में ही निवास करते हैं, जैसे कि विश्नोई। ठीक, ये समुदाय आप लोगों को पता होगा, ये एक ऐसा समुदाय है जो कि कहीं ना कहीं पेड़ से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको पवित्र या धार्मिक क्षेत्र के रूप में उनकी पूजा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 1, 3, 2, 4। तो कितने पार्ट होते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? ये 4 कक्ष होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने होते हैं? ये 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2 आलिंद होते हैं बच्चों, 2 क्या होते हैं? आलिंद। और 2 क्या होते हैं बच्चों? नीले होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये 2 आलिंद और 2 नीले जो होते हैं, ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, एक दायां होता है, एक दायां, और एक क्या होता है? बायां। ठीक है, तो एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, ऐसे ही एक दायां नीले और एक बायां नीले, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न आप लोगों को करवा रहा हूं बच्चों, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और एग्जाम में आते ही हैं, तो इसीलिए सभी बच्चे यदि आप क्लास में जुड़े हैं तो आप लोगों को आखिरी तक जुड़े रहना है, क्योंकि टोटल इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं और उन 100 से मान के चलिए कि आपके 200 से 300 या यहाँ तक कि 500 प्रश्न तक भी आपके कवर होने वाले हैं आज। ठीक, यानी कि आप लोगों को एक प्रश्न के 4 ऑप्शन और उन चारों ऑप्शन की जब व्याख्या आप लोगों के सामने होती है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं या परागण कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं बच्चों, उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं, परागण आया है तो आपको 2 बात ध्यान रखनी है, एक तो होता है स्वपरागण और एक बच्चों होता है पर परागण। ठीक, पर परागण। तो आप लोगों को यह बात पता होगी कि जब पुष्प जो होता है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र से परागकण निकलकर उसी पुष्प पर गिरता है तो उसे एक तरीके से बोलते हैं क्या? स्वपरागण। और किसी एक पुष्प के कहीं ना कहीं परागकण निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं बच्चों, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 117वां, क्लोन है। क्लोन एक जनक से प्राप्त पौधे हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे हैं, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान हैं, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान। यानी कि जो आनुवांशिकी जो होती है उसी के तरह, यानी कि जैसे माता पिता की तरह दूसरी एक संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। और सबसे पहला क्लोन जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, भेड़, जो कि इसका क्या नाम था? डॉली। सबसे पहले जो क्लोन प्राप्त किया गया था वो भेड़ का प्राप्त किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? डॉली। चलिए अगला प्रश्न है 118, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी कि आप लोगों को बताना है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, यानी कि यहां पर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन है, चार्ल्स डार्विन है, न्यूटन है, जॉन मेंडल है। तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? यानी कि जो टेडपोल है प्यारे बच्चों, ये कौन से जीव की प्रारंभिक अवस्था होती है? तो प्यारे बच्चों मेंढक की होती है, टारपीडो की होती है, मछली की होती है या ध्रुवी भालू की होती है? तो टेडपोल की यदि हम बात करें तो टेडपोल जिसकी प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चों वो होती मेंढक की। क्या होती, किसकी होती है? ये मेंढक की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 120वां, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो बीज प्रकीर्णन द्वारा बदलते हैं, पर परागण द्वारा बदलते हैं, रोग फैलाकर बदलते हैं या चुनकर चरना, ये
क्या है, चुनकर चरना। तो किस प्रकार से इसको बदलते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये जो वनस्पति के अंतर्गत जो चरने वाले पशु होते हैं, ये वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये चुनकर चरना, मतलब एक एक चीज को चुनकर जो चरते हैं, उससे कहीं ना कहीं वनस्पति में क्या आता है, बदलाव। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो पौधा होता है, इस पौधे के अंतर्गत जो जल का अधिग्रहण होता है या जल का परिवहन जो होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो पौधे में जो जल का परिवहन होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो होता है जाइलम। किसके द्वारा होता है? जाइलम। और जाइलम और के द्वारा जल का परिवहन, और कहीं ना कहीं पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों? तो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। और वहीं आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, और वो क्या कि यहां पर जैसे स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, ठीक, ऐसा ही आता है आप लोगों के सामने पेरेनकाइमा, 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 और एक और आता है बच्चों, ध्यान रखना, क्लोरेनकाइमा, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एक और है क्लोरेनकाइमा। ये क्या है? तो ये ऐसे, ये सरल उतक है बच्चों। ये कैसे उतक हैं? ये सरल उतक हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बल्कि जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं? ये संयुक्त उतक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं? ये प्रदूषण को कम करते हैं। तो प्रदूषण को कम करते हैं तो ये क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो ये जिस चीज का कहीं ना कहीं यदि देखा जाए, जिस चीज का ये अवशोषण करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बल्कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि कितने प्रतिशत है? 78%। ये आपको ध्यान होगा। चलिए अगला प्रश्न है 123वां, सामुद्रिक कक्षपयों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कक्षप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? यानी कि एक तरीके से जो बहुत पहले से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो समुद्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो उनकी प्रजातियां कौन सी हैं? तो उनको कैनेप्स रिडले कहते हैं, लागरहेड कहते हैं, ओलिव रिडले कहते हैं, फ्लैटबैक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हें बोलते हैं ओलिव रिडले। क्या बोलते हैं? ओलिव रिडले कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 123 का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? अब यहां पर यह कह दिया है कि पूरे विश्व में किसकी सुरक्षा के लिए बच्चों? तो ध्यान रखना, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो वो है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN, यूनाइटेड नेशन, या PETA, पेटा। तो प्यारे बच्चों, पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा को देखभाल करने का काम जो करती है वो करती है कौन? UN, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। जिसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? तो ध्यान रखना, UN यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहां पर पड़ता है बच्चों? अमेरिका में, ठीक। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापित करना, शांति सुरक्षा स्थापित करना। क्या करना बच्चों? शांति सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं यूएन की यदि हम बात करें तो इसके अंग के बारे में पूछा जाता है कि यूएनओ के अंग कितने हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन, ठीक। चलिए संयुक्त राष्ट्र, इसके आगे ओ भी लिखा होता है, जैसे हमने अभी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? मतलब ऐसा कौन सा युग्म है जो पौधों को किससे अलग करता है? जंतुओं से। तो सूसन तथा प्रजनन, माइट्रोकांड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। तो जैसे सूसन और प्रजनन ये पौधे में भी होता है और जीव जंतु में भी होता है। माइट्रोकांड्रिया और सेंट्रोसोम ये भी दोनों में होता है। लेकिन बच्चों जो नहीं होता है, जो इन दोनों को अलग करता है, वो है क्लोरोफिल तथा रसधानी, ठीक। क्योंकि क्लोरोफिल केवल यदि देखा जाता है तो क्लोरोफिल का मतलब एक तरीके से होता है पर्णहरित, ठीक। तो ये जिससे कहीं ना कहीं पुष्पों के रंग का आकार बदलता है वो होता है क्लोरोफिल, ठीक। और क्लोरोफिल और राजधानी केवल किस में पाई जाती है? तो ये केवल पाई जाती है पौधों में, ठीक। जंतुओं में ये नहीं पाए जाते। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अभी जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की यदि हम बात करें तो भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी। आप लोगों को ध्यान रखना है
कौन है बच्चों? भूपेंद्र यादव। तो इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार कौन सा है बच्चों? तो आपके सामने है क्या? पर्यावरण मित्र दिया जाता है, पर्यावरण श्री दिया जाता है, तरु मित्र दिया जाता है या वृक्ष मित्र दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष मित्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन के आधार पर इनके आंसर मिलेंगे बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो IUCN है, यूनिसेफ है, WHO, IUPAC है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड फोरम करके है, चिल्ड फोरम है ना, चाइल्ड फोरम। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को इनके कुछ फुल फॉर्म बताए हैं। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लौंग और केसर जो है किससे प्राप्त होता है? तो जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो लौंग तथा केसर की यदि हम बात करें बच्चों तो ये किससे प्राप्त होता है? फूल से। लौंग की यदि हम बात करें तो लौंग जो है एक तरीके से केसी एक वनस्पति है ये, तो औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या है प्रश्न कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो नवंबर के प्रथम माह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आप लोगों को मैं बता दूं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि वन्य प्राणी को लेकर, यानी कि वन में रहने वाले प्राणी जो है उनको लेकर एक तरीके से जो अधिनियम लाया गया, एक्ट लाया गया था, ये कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था, वन में रहने वाले जीवों के लिए अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत प्यारे बच्चों जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो होती है वो 1973 से होती है। और जहां से होती है वो नेशनल पार्क कौन सा रहता है? वो रहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब प्यारे बच्चों मुझे सभी बच्चे बताइए कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया है। वन्य जीव दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों जिसे पहले क्या कहते थे? हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सब के सब कहां पर है? तो सब के सब ध्यान रखना है, ये कहां पर मिलेंगे आपको कि जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? उत्तराखंड में मिलेगा आपको। बाकी राजाजी ये भी कहां पर मिलेगा? आपको उत्तराखंड में मिलेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 131वां, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है, मतलब कुछ ऐसे पक्षी हैं बच्चों जो हमसे भी 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ऐसे पक्षी कौन से हैं? तो कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो 4 गुना दूर तक देख सकते हैं वो है चाल, चील, बाज और गिद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को कहीं ना कहीं पीछे तक भी घुमा सकता है? तो वो है बच्चों मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों उल्लू। क्या हो जाएगा? उल्लू। ये एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक क्या कर सकता है? घुमा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है 133वां, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो यह पेड़ कहां पाया जाता है? मतलब उस पेड़ की ऊंचाई का लगभग कितना गुना होती है बच्चों? 30 गुना होती है। तो यह पेड़ कहां पर पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में। तो इस प्रकार का जो ओक नाम का पेड़ है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया को ही आप लोगों को पता होगा क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्यासी भूमि का देश, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। मतलब सभी में एक कॉमन विशेषता है जो कि आप लोगों को बताना है। जैसे छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, इन चारों जो जीव हैं, इन चारों जीवों में या जानवरों में एक समानता है। वो क्या है? ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर शुल्क से ढके रहते हैं। अब जैसे छिपकली की बात करें तो छिपकली का शरीर शुल्क से नहीं ढका रहता, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भूमि एवं जल, जैसे छिपकली आपके सामने है तो वो जल में नहीं रह सकती, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये जहरीले होते हैं, जैसे गोरैया की यदि अपन बात करें तो ये जहरीला नहीं होती है। ठीक, बाकी यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये इनमें सभी में क्या पाई जाती है? समानता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यदि यहीं तक इस प्रश्न को देखते बच्चों कि हमेशा बढ़ते रहते हैं, केवल यहीं तक इस प्रश्न का देखते तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता गिलहरी। ठीक, लेकिन उसने एक बात बोली, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं। यानी कि यहां पर इस प्रश्न ये वाला शब्द जोड़ देने की वजह से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बदल चुका है। ठीक, तो दीमक जिसे उदी कहते हैं, गिलहरी, छिपकली, चूहा, यानी कि अपने दांतों को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा ना बड़े या ज्यादा लंबे ना हो, इसके लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं। तो ये है कौन सा? चूहा, जो हमारे घरों में पाया जाता है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? डी, यानी कि चूहा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। मतलब आप लोगों को पता होगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बच्चों कौन सा है? बरगद है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वट वृक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? वट वृक्ष कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी छाया जो होती है बहुत ही शानदार होती है बरगद के वृक्ष की। और जो भारत के अंतर्गत कोलकाता है और उस कोलकाता के अंतर्गत जो जूलॉजिकल गार्डन है जगदीश चंद्र बसु के नाम पर, वहां पर एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ माना जाता है कि वो कई एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जड़ों की विशेषता नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती है। मतलब पूछा क्या गया है कि कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो बरगद के पेड़ की जड़ की विशेषता जो नहीं है बच्चों वो है सी, यानी कि जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बल्कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, बिल्कुल सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये बात भी सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती है, यह बात भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है वो जड़ें भोजन का भंडारण करती है, यह सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। वहां उसे कैसे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं बच्चों? ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। ठीक, और जाती कहां पर है? केरल। जो उसके गृह यानी घर, नगर, शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो नारियल के, सेब के, चीड़ के, लीची के। तो प्यारे बच्चों, जो एक तरीके से ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें होते हैं चीड़ है, आभनू से। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसे ऊंचाई यानी कि ऊंचाई वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं नारियल। यानी कि केरल में जो उसने देखे होंगे वो कौन से पौधे देखे होंगे या कौन से वृक्ष? तो नारियल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे होते हैं जो दूर दूर प्रसारित होंगे? तो बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, बीज द्वारा प्रकटित पौधे, फल द्वारा प्रकटित पौधे, या कायिक जनन द्वारा जो पौधे होते हैं वो। यानी कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो दूर दूर प्रसारित होंगे? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर है कायिक जनन द्वारा वितरित। किसके द्वारा? कायिक जनन। अब ये कायिक जनन क्या है? तो कायिक जनन एक तरीके से देखा जाए तो पौधे की एक शाखा को काटकर दूसरे पौधे में उसको लगाने की जो प्रकृति होती है उसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 139वां, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे जीव को प्रभावित किए। ठीक, जब यानी कि एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई प्रभावित नहीं होता है तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? तो परजीवी कहते हैं बच्चों। दूसरा सहभोजी, सहजीवी या मृतोपजीवी। तो ऐसे जीव को कहीं ना कहीं जिससे एक जीव को लाभ होता है दूसरे को बिना प्रभावित किए तो उसे बोलते हैं सहभोजी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सहभोजी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सहजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो कैसे रहते हैं बच्चों? साथ साथ रहते हैं। ऐसे जीव दोनों जो साथ साथ रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहजीवी बोलते हैं। मृतोपजीवी एक तरीके से जो मृत जीवों
से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे बच्चों? मृत जीवों से भोजन जो प्राप्त करते हैं, से भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं मृतोपजीवी। और परजीवी एक तरीके से जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्याज आलू अदरक है, तो प्याज आलू अदरक जड़, तना, अपस्थानिक या शल्क पत्र? तो प्याज आलू अदरक की यदि हम बात करें बच्चों तो ये सब क्या है? तने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, जो हमारी क्लासेस चल रही है अभी वर्तमान में, ये पर्यावरण अध्ययन की क्लास है, जो कि आप लोगों को पता होगा लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हमारी जो ये अभी सीरीज चल रही है ये पर्यावरण अध्ययन की चल रही है, और इस पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे। और ये 1000 क्वेश्चन में आज हमारी कौन सी क्लास है बच्चों? दूसरी क्लास है। प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो को देखते हैं और यदि लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर नहीं करते हैं तो शेयर भी करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 141वां, एक कोशी सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो केवल एक कोशिका का बना हुआ जो सूक्ष्म जीव है बच्चों वो कौन सा? तो स्पाइरोगायरा है, विषाणु है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है। तो एक कोशी सूक्ष्म जीव की यदि हम बात करें तो एक कोशी सूक्ष्म जीव जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा। विषाणु की यदि हम बात करें तो विषाणु क्या है? विषाणु जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वायरस। ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। किस किस के बीच की? इसे सजीव प्लस निर्जीव इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो पौधे होते हैं इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहां पर होता है? तो ये मूल शीर्ष में होता है, पराग कणों में होता है, पराग कोश में होता है, या तने में होता है? तो एक तरीके से पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों ध्यान रखना ये पराग कोश में होता है। कहां पर होता है ये? पराग कोश। और इन्हीं पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो इन्हीं पराग कोश में पाया जाता है बच्चों ध्यान रखना पराग कण। क्या पाया जाता है? पराग कण। अब पराग कण और परागगण अलग अलग है, ध्यान रखना परागगण अलग होता है, पराग कण अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो एक तरीके से इसको गिर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो प्यारे बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसके लिए फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, यानी कि जो मानव विकास के क्रम में जो दो पैरों पर चलने का जो लाभ है वो कौन सा है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो एक तरीके से दो पैरों पर चलने का सबसे जो एक बड़ा लाभ है बच्चों वो है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार क्या कर सकते हैं? कार्य। जैसे कि आप लोगों को पता है हमें कुछ भी एक तरीके से चोट लगती है या कांटा चुभता है तो एकदम अचानक से हमारी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, हमारे संवेगों के माध्यम से तुरंत हमारा ध्यान वहां पर पहुंच जाता है। या फिर जैसे कि किसी वस्तु को उठाना हो तो हमारा हाथ वहां पर चला जाता है, मस्तिष्क कहता है और हाथ काम कर दिखाता है। तो इसलिए हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षमाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहां मिलती है? पक्षमाप एक तरीके से बच्चों क्या है? तो ये जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जो एक कोशिक होते हैं, इन्हें एक तरीके से चलने के लिए, क्या बच्चों? चलने के लिए जो पैर, एक तरीके से यूं कह सकते हैं चलने के लिए जो पैर होते हैं, इन पैर को ही बच्चों बोला जाता है पक्षमाप, ठीक। और पक्षमाप को ही एक तरीके से बोला जाता है बच्चों ध्यान रखिएगा सीलिया। क्या कहते हैं इन्हें? सीलिया कहते हैं, ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं शरीर में? तो आमाशय में, आंत में, श्वास नलिका में, वायु कोश में। तो ये उन छोटे छोटे जीव जंतु कई स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये कहां पर पाए जाएंगे? श्वास नलिका में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? ये इससे पहले भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन में है जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये
इनमें से सरल ऊतक जो नहीं है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, जाइलम। और जाइलम क्या करता है, तो जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है बच्चों, जल का परिवहन करता है। ये आप लोगों को मैंने बताया है। अब आप लोगों को ये बात भी पता चल गई होगी कि ये तीनों के तीनों कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या है, ये सरल ऊतक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। सर जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है बच्चों, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट भारत के अंतर्गत 3 है बच्चों। तो एक तो है जिसका नाम है पूर्वी घाट, क्या है, पूर्वी नहीं बच्चों, पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट है। चलिए यहां पर यदि देखा जाए तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। वहीं देखा जाए तो एक कौन सा है, तो हमारा पूर्वी हिमालय है बच्चों। कौन सा हिमालय है, पूर्वी हिमालय। और वहीं यदि देखा जाए तो एक और बच्चों यदि हम आगे की यदि अपन बात करें तो जो इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है बच्चों, इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है, इस इंडो बर्मा के क्षेत्र को भी हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है, तो हिमालय होने वाला है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या होने वाला बच्चों, हिमालय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। मतलब कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है वो। तो जैसे कि अब मधुमक्खी आपको बोलते होंगे सर ये तो कॉलोनी में एक साथ रहती हैं, लेकिन बहुत जगह भी अलग अलग रहती है बच्चों ये, ठीक है। तो ये ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी, आप लोग देखते होंगे ततैया या बर्र होती है बच्चों ये एक साथ रहते हैं, चींटी भी एक साथ रहती है, दीमक भी एक साथ रहती है, लेकिन मकड़ी कभी भी एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 149वां, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। मतलब इतनी ज्यादा उस व्यक्ति की सुनने की क्षमता होती है, तो वह कौन है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में है बाघ, दूसरा है गिद्ध, कुत्ता, रेशम का कीड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों वो है गिद्ध। बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, याद रखिएगा। गिद्ध जिसे कि कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं बच्चों, चील भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कहीं ना कहीं इसी की प्रजाति के रूप में नाम आता है बाज, ठीक। यानी कि ये किसमें अंतर कर सकता है, हवा में जो पत्ते हिलते हैं उनमें, और कहीं ना कहीं किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 150वां, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, अहमदाबाद जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। कहां पर पड़ता है ये, गुजरात। और अहमदाबाद आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो अहमदाबाद जिस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों वो है साबरमती नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल की यात्रा करता है तब अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें खालिस्तान पर्वतों में है। अब ये सुरंगे का मतलब है क्या, आने का मतलब टनल, क्या है बच्चों, ये बहुत सारी टनलों को पार करता है। तो ये टनल जिस पर्वतमाला में पड़ती है वह कौन सी है, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो प्यारे बच्चों जब आपको पता है कि हम कहीं ना कहीं बात करें हमारे भारत की, तो अहमदाबाद यहां पर पड़ता है, केरल यहां पर पड़ता है। तो जब इस रास्ते से होकर वो जाएगा तो यहां पर कौन सा घाट पड़ेगा, पश्चिमी घाट पड़ेगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 150वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 151वां, जो कि बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है। प्यारे बच्चों अभी तक मैं आप लोगों को पूरे 150 क्वेश्चन करवा चुका हूं। सर 150 कैसे हुए, तो प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन की एक क्लास पढ़ा दी है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पीछे एक बार जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास आप लोगों को पढ़ाई है और उससे भी ज्यादा अच्छी क्लास आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, ठीक है। और ऐसे ही बैक टू बैक आप लोगों को अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की क्लास मिलती जाएगी। बस आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक। बस आप लोगों की एक चीज ये देखने में आती है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यदि प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 151वें नंबर का प्रश्न है कि जमीन के सबसे निकट वायुमंडलीय परत का नाम बताइए। यानी कि जमीन के सबसे पास की जो वायुमंडल की परत है बेटा वो कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, थर्मोस्फेयर है, समताप मंडल है। तो यह प्रश्न जो है थोड़ा आपको क्या है डायरेक्टली ना देके हुए इनडायरेक्टली तरीके से पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है,
ठीक। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है आंसर वही होगा, भले तरीका कोई सा भी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की यदि हम बात करें बच्चों, तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी मौसम संबंधी घटना होती है, कौन सी बच्चों? मौसम संबंधी घटना। तो ये मौसम संबंधी घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। और पृथ्वी पर आप लोगों ने देखा है, या वायुमंडल के अंतर्गत जो ओजोन परत मिलती है, कौन सी परत बच्चों? ओजोन परत। तो ये ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? तो ध्यान रखना, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। तो पृथ्वी पर लगभग 78% पर, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। वहीं लगभग 21% पर कौन सी पाई जाती है बच्चों? तो लगभग 20 से 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। और कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें, तो तीसरे नंबर पर जो पाई जाती है लगभग 0.03% के आसपास जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बाकी में अन्य गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, रेडान, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, ये तमाम प्रकार की गैसें अन्य परसेंटेज में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में सबसे अधिक बादल होते हैं? बादल सबसे ज्यादा किस परत में होते हैं? तो प्यारे बच्चों, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो प्यारे बच्चों देखो, आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए यह प्रश्न दिया है। बस वायुमंडल में जितनी भी परतें हैं, उन परतों को बस कहीं ना कहीं इंग्लिश में दे दिया है, तो बस इंग्लिश में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। यानी कि बादल या मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक। मीसोस्फेयर जिसे कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? मीसोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं मध्यमंडल। क्या बोलते हैं? मध्यमंडल। और कहीं ना कहीं एक्सोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर की यदि हम बात करें, तो इसे बच्चों बोलते हैं तापमंडल। क्या बोलते हैं? तापमंडल बोलते हैं। एक्सोस्फेयर की यदि हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? तो बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे समताप मंडल तो उसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील 3,30,000 फीट की ऊंचाई अंतरिक्ष की शुरुआत को चिन्हित करती है, जहां मानव यात्री को अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी के समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर भैया? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की शुरुआत चिन्हित होती है, और जहां मानव यात्रियों को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एप्लटन बार्नेट परत, कारमन रेखा, हीवीसाइड परत, वेन एलन बेल्ट। तो प्यारे बच्चों, इस रेखा को बोलते हैं कारमन रेखा। एक ऐसी रेखा जिससे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, और उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है बच्चों कि मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वायु विज्ञान। डबल रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मौसम के अध्ययन को बच्चों क्या बोलते हैं? तो मौसम के अध्ययन को बोला जाता है मौसम विज्ञान। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, और बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। बस आप लोगों को जुड़े रहना है आखिरी तक, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की प्राथमिक परत नहीं है? मतलब प्राथमिक परत के रूप में किसको नहीं माना जाता है? तो प्यारे बच्चों, मीसोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो प्राथमिक परत के रूप में जिसको नहीं काउंट किया जाता है बच्चों, वो हो जाएगी बहिर्मंडल। कौन सी हो जाएगी? बहिर्मंडल हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, पारे एक मिलीलीटर दबाव की एक मैनोमेट्रिक इकाई है। पारा, ठीक है, एक मिलीमीटर दबाव की एक कैसी है बच्चों? मैनोमेट्रिक इकाई है, जिसे सटीक रूप से 133.32238741 पास्कल के रूप में परिभाषित किया गया है। पारे के 1 मिलीलीटर का प्रतीक क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पारे का जो मिलीमीटर होता है उसका प्रतीक क्या है। ठीक, बल्कि पारे को जिससे हम दर्शाते हैं बच्चा, पारा जो धातु होती है उसे Hg से दर्शाते हैं, और इसी को हम कहीं ना कहीं मरकरी भी कहते हैं, और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? पारद भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो HHmg, MPa, इन Hg, mmHg। तो कहीं ना कहीं पारे के 1 मिलीमीटर का जो प्रतीक होता है वो mmHg होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो पूरी तरह बादल रहित और जल वाष्प से मुक्त है। यानी कि जहां पर क्या नहीं पाए जाते बच्चों, बिल्कुल भी बादल नहीं पाए जाते, ठीक, और दूसरी तरफ वहां पर क्या नहीं पाई जाती, जल वाष्प भी नहीं पाई जाती। तो ऐसी परत कौन सी है वायुमंडल की? तो ऐसी परत को एक्सोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर जिसे कि हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं तापमंडल। क्या कहते हैं बच्चों? तापमंडल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या नहीं पाए जाते, बादल नहीं होते और जलवाष्प भी नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत या ओजोन शील्ड पृथ्वी के वायुमंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग क्या करती है, अवशोषित करती है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। तो इस प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोगों को याद भी होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ओजोन परत जो करती है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वहीं आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ओजोन से संबंधित जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ओजोन दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानक वायुमंडल द्वारा परिभाषित समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानक वायुमंडल द्वारा परिभाषित समुद्री तल पर, किस पर बात हो रही है, समुद्री तल पर वायुमंडल का दबाव कितना है? तो प्यारे बच्चों 10, 13, 25 पास्कल, 14.6959 पास्कल, 10, 13 पास्कल, 984.43 पास्कल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों क्या, कि 1,01,325 पास्कल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ठीक, अर्नेस्ट हेकेल ने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया, ग्रेगरी मेंडल ने दिया, यूरी गागरिन ने। तो प्यारे बच्चों, इकोलॉजी शब्द की यदि हम बात करें तो इकोलॉजी शब्द जो दिया गया है, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द जो दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया है? अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा। बल्कि ग्रेगरी मेंडल यानी जिन्हें कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है बच्चों? तो अनुवांशिकी के लिए जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ओरिजिन द स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री यदि देखा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री, पहला अंतरिक्ष यात्री, तो वो कौन था बच्चों? तो ध्यान रखना, वो था कौन या वो थे कौन? तो यूरी गागरिन। चलिए अगला प्रश्न है, सेप्रोफाइट्स क्या है? बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्रश्न है। तो वे जीव जो पेड़ की छाल से रस पीते हैं, वे जीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, या वे जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं? तो प्यारे बच्चों, सेप्रोफाइट्स की यदि हम बात करें तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो वे जीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। यहां पर आप बोल रहे हैं सर डी वाला ऑप्शन नहीं है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने केवल 3 ही ऑप्शन है, जो कुछ कहीं ना कहीं अच्छे प्रश्न हैं और लेवल वाले प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं और जो कहीं ना कहीं कभी कभी आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न में कभी कभी क्या है, जैसे CT8 हो गया, इन प्रश्नों में आपको 3 ऑप्शन ही देते हैं, तो इसलिए यहां पर 3 ही ऑप्शन है। चलिए, एथोलॉजिस्ट कौन है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि एथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वे वैज्ञानिक जो लोकाचार के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक, यानी कि लोगों के आचार विचार के बारे में। दूसरा है वे वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। वे वैज्ञानिक जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो हो जाएगा वे वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं एथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें? एथोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थलीय जानवर कौन से हैं? अच्छा प्रश्न है, यह भी खूबसूरत सा प्रश्न है कि स्थलीय जानवर कौन से हैं? वे जानवर जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, वे जानवर जो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, वे जानवर जो मिट्टी में रहते हैं। तो स्थलीय जानवर किसे कहते हैं बच्चों? तो स्थलीय जानवर वो जानवर होते हैं जो कहां पर रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्षवासी जानवर कौन से हैं? मतलब जो वृक्ष पर निवास करने वाले जानवर है वो कौन से हैं? तो पेड़ों पर रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, दलदली भूमि पर रहने वाले जानवर। तो ये प्रश्न तो आप सभी बता देंगे, बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है कि पेड़ों पर रहने वाले जानवर को क्या बोलते हैं? वृक्षवासी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विकासवाद के जनक के रूप में
किसे जाना जाता है, यानी कि विकासवाद, जिन्होंने कहीं ना कहीं मानव के विकास को लेकर कुछ बातें कही है, तो उसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ग्रेगरी मेंडल साहब को, चार्ल्स डार्विन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, यूरी गागरिन को। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला प्रश्न है 167वां कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? उभयचर का मतलब क्या है बच्चों? तो उभयचर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहता हो। ऐसा जीव जो जल और थल दोनों में निवास कर सकता है उसे हम बोलते हैं उभयचर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दूं मेंढक, ठीक, तो मेंढक क्या है? उभयचर है। मेंढक के साथ साथ जैसे कि हम बात करें बच्चों मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी एक तरीके से देखा जाए तो क्या है? उभयचर है, ठीक। ऐसे ही यदि देखा जाए तो केकड़ा, ये भी एक तरीके से क्या है? उभयचर है। सांप की यदि हम बात करें तो कुछ सांप की प्रजातियां जल में भी रह सकती है और थल में भी, तो ये भी क्या है? उभयचर है। तो ऐसे जीव जो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। तो ऑप्शन में सैलामेंडर, छिपकली मछली, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सैलामेंडर, ठीक है। अब यहां पर आपको जीवों के बारे में पूछा था, अब आप लोगों से पूछा जाए कि वनस्पति का उभयचर किसको कहा जाता है, या पृथ्वी पर वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है बच्चों? तो वनस्पति जगत का उभयचर जिसको कहा जाता है, ध्यान रखना, वो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा। ये एग्जाम में आता है, क्या आता है कि वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा। चलिए 168वें नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की तीव्रता का सुरक्षित स्तर क्या है? तो मनुष्यों के ध्वनि के लिए तीव्रता का सुरक्षित स्तर क्या है? तो प्यारे बच्चों 90 डेसिबल तक, 70 डेसिबल तक, 80 डेसिबल तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 80 डेसिबल तक। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 20 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को वो नहीं सुन सकते। यदि इससे ज्यादा की ध्वनि को सुने तो कानों के क्या फट सकते हैं बच्चों? तो इससे ज्यादा की यदि सुनेंगे तो कानों के पर्दे फट सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकट और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले वायु के क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो नीचे तक पृथ्वी की निचाई पर जो एक तरीके से परत पाई जाती है उसे वायुमंडल कहेंगे, समताप मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? क्षोभ मंडल। चलिए अगला प्रश्न है 170वां, प्लवक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले बहुत छोटे पौधे और जानवर हैं, और जमीन पर रहने वाले बहुत छोटे जानवर हैं। तो प्लवक की यदि हम बात करें बच्चों, तो प्लवक जो होते हैं वो पानी में रहने वाले बहुत छोटे पौधे और जानवर, ये क्या है? पौधे और जानवर है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि पौधे और जानवर के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? पौधे और जंतु के बीच की कड़ी को कहा जाता है बच्चों युगलिना। क्या कहते हैं? युगलिना। ये पौधा और एक तरीके से जंतु दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है कौन? युगलिना। चलिए अगला प्रश्न है 171वां, एबी सोपे लजिक शब्द का क्या अर्थ है? ठीक, एबी सोपे लजिक शब्द का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। 2000 मीटर से अधिक पानी की गहराई पर रहने वाले जीव, 2000 मीटर, ठीक, 4000 मीटर से अधिक पानी की गहराई पर रहने वाले जीव, 3000 मीटर से अधिक पानी की गहराई पर रहने वाले जीव। मतलब कि आप देख सकते हैं कि लगभग 1 मीटर में 3 फीट होता है। तो इस प्रकार से आप इनके 3 गुना करते जाइए, इतनी गहराई पर रहने वाले जीवों के बारे में बोल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4000 मीटर से भी अधिक गहराई पर रहने वाले जीवों को बोलते हैं एबी सोपे लजिक जीव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो जो जीवित प्राणी हैं उनके द्वारा यदि जो प्रकाश का उत्पादन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो जैव प्रकाशिकी, जैव प्रकाशिकी या जैव प्रतिदीप्ति, ये यहां पर है जैव की जगह अजैव प्रकाशिकी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? जैव प्रकाशिकी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश लोकप्रिय रूप से पवन चक्कियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? मतलब एक तरीके से वहां पर यदि देखा जाए तो किसका ज्यादा विकास है प्यारे बच्चों? पवन चक्की, यानी कि जो हवा से एक तरीके से बिजली का निर्माण करती है, उन चक्कियों का निर्माण वहां पर ज्यादा से ज्यादा है। तो ऐसा देश कौन सा है? तो नीदरलैंड है, पोलैंड है, नॉर्वे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? नीदरलैंड। और ये तीनों के तीनों देशों की यदि हम बात करें तो तीनों देश किस महाद्वीप के हैं बच्चों? यूरोप महाद्वीप के हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या की बात करें तो पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं बच्चों? 7 महाद्वीप हैं। उन 7 में से 6ठे नंबर का जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति की यदि हम बात करें एडविन एल्ड्रिन,
नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भैया अंतरिक्ष की बात हो रही है तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो थे यूरी गागरिन। और वहीं आप लोगों से पूछे कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो था प्यारे बच्चों वो था नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर पहला कदम। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायु का जो वेग मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। तो प्यारे बच्चों वायु वेग जो मापने का जो उपकरण होता है उस उपकरण को बोलते हैं क्या? एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। और वहीं वायु दाब जिसको मापा जाता है ये वायु वेग है, ठीक है। और वहीं वायु दाब के मापने की इकाई किसकी मापने की है बच्चों? वायु दाब के मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। और एक तरीके से आर्द्रता को मापने की इकाई जो होती है बच्चों, किसको? आर्द्रता को मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। और समुद्र की गहराई की यदि अपन बात करें, समुद्र की गहराई को मापने की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उसे फेदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदोमीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए 176वें नंबर का प्रश्न है, भूकंप का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप का जो पता लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है बच्चों? रेडियोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो एक तरीके से भूकंप का पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है बच्चों वो किया जाता है सिस्मोग्राफ का किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किसका किया जाता है? सिस्मोग्राफ का किया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं यदि देखा जाए भूकंप की तीव्रता के बारे में, किसके बारे में? भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। किसका? रिएक्टर स्केल का किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, रेडियो सक्रियता को मापने की इकाई क्या है? यानी कि जो रेडियो सक्रियता है इसको मापने की इकाई न्यूटन है, रोंटजन है, डेसिबल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, रेडियो सक्रियता को मापने का जो इकाई है वो हो जाएगा रोंटजन। ठीक, अभी डेसिबल क्या है बच्चों? तो ध्वनि को मापने की इकाई, किसको मापने की इकाई है? ये ध्वनि को मापने की इकाई के बारे में पूछा है, ध्वनि को मापने की इकाई, ठीक है। तो ध्वनि की मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? डेसिबल। और वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक तरीके से हमारे बीपी को चेक करने वाला यानी ब्लड प्रेशर को चेक करने वाला जो यंत्र होता है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा होता है। चलिए अगला प्रश्न है 178वां, 400 किलोमीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी पर जो सबसे नीचे की परत है बच्चों उसे तो हम क्षोभमंडल कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, ठीक है। और लेकिन ये कह रहे हैं कहां पर? 400 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। चलिए अगला प्रश्न है 179, पांडा का मुख्य आहार है? जो पांडा एक तरीके से वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो WWF का एक तरीके से मोनो है, इस WWF का जो मोनो है उसका जो मुख्य आहार है वो क्या है? बबूल की पत्तियां, बांस या घास। तो पांडा का जो मुख्य आहार है बच्चों ध्यान रखना वो है बांस। क्या है? बांस है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त नहीं है? ऐसा कौन सा जानवर है जो संकटग्रस्त नहीं है? और अब यहां पर संकटग्रस्त आया है तो आपको पता होगा कि संकटग्रस्त जीवों को एक लिस्ट में जारी करने का काम कौन सा संगठन करता है? आयुषीएन। और जिन जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की संख्या कम है या फिर कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो जो संकटग्रस्त हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है जिसे रेड लिस्ट कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये रेड लिस्ट या लाल सूची को जारी कौन करता है? तो आयुषीएन, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों क्या हो जाएगा? तो मैनर्ड वुल्फ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 181वां, फाइंडिंग नीमो 2003 की एक अमेरिकी कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर फिल्म है जो मार्लिन नामक मछली की कहानी बताती है। कौन सी मछली बच्चों? बहुत ही अच्छी बात है यहां पर आप लोगों के ज्ञान के लिए, मार्लिन मछली जो डोरी नामक एक शाही नीली टंग के साथ सिडनी हार्बर तक अपने अपहद बेटे नीमो की तलाश करती है। नीमो किस प्रजाति की मछली है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। गॉडफिश, क्लाउनफिश, सर्जनफिश, ब्लोफिश। तो जो नीमो है ध्यान रखना बच्चों, नीमो के बारे में पूछा जा रहा है तो ये क्लाउनशिफ प्रजाति की मछली है। कौन सी? क्लाउनशिफ। चलिए अगला प्रश्न है, फिल्म हैप्पी फिट में अंटार्कटिका महाद्वीप में रहने वाले पेंगुइन की
एक प्रजाति को दिखाया गया है। कौन सी? हैप्पी फिट। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आप लोगों के सामने। क्या है? हैप्पी फिट में अंटार्कटिका महाद्वीप में रहने वाले एक पेंगुइन की प्रजाति को दिखाया गया है। पेंगुइन की इस प्रजाति का नाम बताइए। किंग पेंगुइन, जेंटू पेंगुइन, छोटा नीला पेंगुइन, सम्राट पेंगुइन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सम्राट पेंगुइन। क्या हो जाएगा? सम्राट पेंगुइन। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व आर्द्र भूमि। वेटलैंड का मतलब जो है बच्चों क्या है? आर्द्र भूमि है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आर्द्र भूमि को लेकर एक सम्मेलन होता है जो कि 1971 में होता है। कहां पर होता है? ये रामसर नामक स्थान पर होता है। और ये रामसर नामक जो स्थान है ये क्या है प्यारे बच्चों? एक शहर है। और ये कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये ईरान का शहर है बच्चों। कहां का शहर है? ये ईरान का। ठीक। और इसी में यदि देखा जाए तो आज वर्तमान में जो भारत की यदि हम बात करें, किसकी बच्चों? भारत। तो रामसर साइट के अंतर्गत भारत के कितने क्षेत्रों को शामिल किया जा चुका है? तो लगभग 85 क्षेत्रों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कितनी तारीख को? 2 फरवरी, 22 फरवरी, 28 फरवरी, 12 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 फरवरी। चलिए अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? मतलब एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे का अध्ययन किया जाता है, कृषि का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का किया जाता है, घास का किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है बच्चों वो है घास। किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। कृषि का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो उसे हम सिंपल बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। और शैवाल का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? जैसे कि आप लोगों को पता है, एक तो होता है कवक, ठीक, और एक होता है शैवाल। ठीक। तो ये दोनों के बारे में भी पूछा जाता है। तो एक होता है माइकोलॉजी। क्या होता है? एक तो माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। ठीक। तो फाइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, फाइकोलॉजी। चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और आपको लगे तो थोड़ा सा इनको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए 185वां प्रश्न है, एनिमोलॉजिस्ट क्या अध्ययन करता है? एनिमोलॉजिस्ट के में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? हवा, नाम, पशु, परमाणु। तो एनिमोलॉजिस्ट क्या अध्ययन करता है बच्चों? तो एनिमोलॉजिस्ट जिस चीज का अध्ययन करता है वो करता है हवा। किस चीज का अध्ययन करता है? हवा का करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताएं। तो पूर्वोत्तर भारत की ऐसी झील जो सबसे मीठे पानी की झील है, तो गुरुंडोगमार झील, लोकटक झील, तुसोंगमो झील, दीपोर झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों लोकटक झील, जो कि कहां पर स्थित है लोकटक झील? तो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है बच्चों? मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? केबुल लामजाओ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये केबुल लामजाओ ऐसा नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। कैसा बच्चों? तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या आप दुनिया के एकमात्र तैरते पार्क के बारे में जानते हैं जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है? अभी आप लोगों को बताया है बच्चों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर क्या है भैया कि जो केबुल लामजाओ है ये कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर पड़ता है? तो असम में पड़ता है। और कहीं ना कहीं मानस राष्ट्रीय उद्यान भी देखा जाए तो कहाँ पर स्थित है? ये असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केबुल लामजाओ। चलिए अगला प्रश्न है, संगई भूरे सिंग वाले हिरण की एक स्थानिक दुर्लभ और लुप्त प्राय उपप्रजाति है, यहां किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि संगई भूरे सिंह वाले हिरण की बात हो रही है कि भूरे सिंह वाले हिरण की एक प्रजाति है जो मुख्यतः कैसी है भैया? दुर्लभ, जो मिलती नहीं है और लुप्त प्राय है ये। ठीक। तो किस राज्य में है ये? गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। रामसर का क्या मतलब है? रामसर एक पर्यावरणविद है, रामसर एक लुप्तप्राय जानवर है, रामसर एक शहर है, ग्रीक देवता है। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न के अनुसार यदि देखा जाए तो रामसर जो है प्यारे बच्चों ये क्या है? तो रामसर एक शहर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 191वां,
ये द्वीप अपनी विशाल संख्या में स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और चार्ल्स डार्विन ने बीगल की यात्रा के दौरान इनका अध्ययन किया था। मतलब चार्ल्स डार्विन ने बीगल की यात्रा, बीगल मतलब एक जहाज था उससे कहीं ना कहीं इसका अध्ययन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों? तो इस प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है राजा अम्पेट इंडोनेशिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत, गेलापागोस द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों गेलापागोस द्वीप समूह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है 192वां, द एनकाउंटर्स या एनचांटेड आइल्स अमेरिकी लेखक हरमन मेलविले द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास है जिसमें द्वीपों पर 10 दार्शनिक रेखाचित्र शामिल है। निम्नलिखित में से किसे एनचांटेड आइल्स कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत, गेलापागोस द्वीप समूह, कोरानोडो द्वीप समूह और ग्रीनलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा गेलापागोस द्वीप समूह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सा द्वीप समूह है? गेलापागोस द्वीप समूह है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 193वां, वे सूक्ष्म जीव जो कम तापमान पर सक्रिय रहते हैं, मतलब ऐसे जीव जिनको ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो थर्मोफाइल्स, मीसोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स। तो प्यारे बच्चों वे सूक्ष्म जीव जो कम तापमान पर सक्रिय रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्रोफाइल्स। चलिए अगला प्रश्न है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS किस घटना का वर्णन करता है? तो इंडोर वायु प्रदूषण, इंडोर जल प्रदूषण, इंडोर ध्वनि प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की यदि हम बात करें बच्चों तो ये जिस चीज के बारे में वर्णन करता है वो है इंडोर वायु प्रदूषण। क्या है? इंडोर वायु प्रदूषण। चलिए अगला प्रश्न है 195वां, दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर शरीर के पास मौजूद ऊर्जा, मतलब दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर एक शरीर के पास मौजूद ऊर्जा जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों इस ऊर्जा को जो कहा जाता है वो स्थितिगत ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिगत ऊर्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 196वां, प्यारे बच्चों पूरे टोटल 100 प्रश्न ही लिए हैं। आप लोगों को यदि बोला है कि पूरी सीरीज के अंदर 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं तो बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको टोटल 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं और बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत या वायुमंडल की ऊपरी सीमा है थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयन मंडल, मीसोस्फेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों क्या? एक्सोस्फेयर, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है सेफिर सिम्पसन तूफान पवन पैमाने में तूफान के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम से कम अधिकतम निरंतर हवाएं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों 74 मील प्रति घंटे, 100 मील प्रति घंटे, 50 मील प्रति घंटे, 80 मील प्रति घंटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 74 मील प्रति घंटे हवा होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए 198वें नंबर का क्वेश्चन है सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा संशोधनों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों के इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? मतलब सिंचाई प्रणाली में जो उर्वरक है, खाद है, मृदा के लिए एक तरीके से उसको सही बनाने के लिए और जल में घुलनशील उत्पादों के इंजेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? तो उर्वरक, फर्टिगेशन, ड्रिप सिंचाई, पर्प पोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों फर्टिगेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिगेशन हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 199 UNEP इसका अर्थ क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक योजना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नीति। तो UNEP का यदि फुल फॉर्म देखें बच्चों तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यानी कि इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो हो जाएगा सी वाला, यानी 199 का सही उत्तर क्या है? सी। प्यारे बच्चों आज की क्लास का आखिरी सवाल है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उस 1000 क्वेश्चन की सीरीज का आज पार्ट 2 था, जिसमें हमने टोटल 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आज उसका लास्ट प्रश्न है, क्या है? UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में,
जिनेवा में, स्टॉकहोम में, नैरोबी में। तो प्यारे बच्चों यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो यह है नैरोबी में। और ये नैरोबी कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है केन्या में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने टोटल पूरे 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।